हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर हमने जो सूत्रकृमि थे यानी कि निमेटोड थे, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। सूत्रकृमि की जो बेसिक आकार की है वो हमने पढ़ ली है। उसके अलावा जो उसके जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे निमेटोड है, जहाँ से हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अंदर हमने मेन 3 निमेटोड हमने पढ़े थे। पहला हमारे पास मिलेडोगाइन था, ठीक है। दूसरा हमारे पास में हेटेरोडेरा था, ठीक है, जिसको हम उसकी वजह से क्या आती है, मोलिया डिजीज जो आती है गेहूं में। इसके अलावा जो थर्ड निमेटोड था हमारा, वो था आपके पास में एंग्विना टेट्रिसाई, जिससे क्या होता था, ईयर कोकल और टुंडू डिजीज जो आती थी, ठीक है। अब आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं घोंघा और स्लग, ठीक है। देखिए, ये घोंघा और स्लग जो है, ये भी क्या है, एक नॉन इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरी में ही आने वाला पेस्ट है, यानी कि पीड़क है। अब घोंघा होता क्या है, देखो। घोंघा जो होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किससे बिलोंग करता है, ये मोलस्का, ठीक है। कि क्लास कौन सी मोलस्का है। अब देखो, मोलस्का के जो जंतु होते हैं, ये जनरली कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट बॉडीड मतलब मुलायम शरीर वाले होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, जमीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। पानी में जो मोलस्कन पाए जाते हैं, उनके अंदर मेन तो आप देखोगे ऑक्टोपस जो है, वो भी क्या है, एक तरीके का मोलस्कन है। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं घोंघा की, तो घोंघा क्या है, ये घोंघे भी जो होते हैं पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पर भी पाए जाते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जमीन पे पाए जाने वाले घोंघे, ठीक है। अब देखो, घोंघा जो है उसमें स्नेल में और स्लग में मेन डिफरेंस क्या है, देखिए। एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। स्लग, और आपने स्लग जो है स्नेल कई बार देखा होगा कि इसके ऊपर इस प्रकार की, देखो, इस प्रकार का कैल्शियम का एक कवच बना हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार का कैल्शियम का कवच बना रहता है और इसके नीचे क्या होता है, ये इस प्रकार का जंतु रहता है, जो कैसा हो, इसकी बॉडी जो होती है वो तो मुलायम होती है, लेकिन इसके ऊपर जो कवच होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम का, ठीक है। आपने शंख सभी ने देखा होगा, जो किसमें पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एक्चुअल में शंख जो होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का स्नेल ही है, ठीक है। कि उसमें से जब जीव बाहर निकल जाता है, तो उसका जो खाली कवच बचता है, वो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शंख कहते हैं, ठीक है। तो उसी आकार का क्या होता है हमारे पास में, स्नेल होता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, घोंघा कहते हैं। अब देखो, घोंघे कहाँ पाए जाते हैं, सबसे मेन बात है घोंघे का हैबिटेट कैसा होता है। तो देखो, हमेशा जो घोंघे आपको मिलेंगे वो आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। आर्द्र एवं छायादार स्थानों का मतलब क्या होता है, कि ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। बारिश ज्यादा होती तो क्या होगा, वहां पे नमी ज्यादा होगी। नमी ज्यादा होगी और बारिश ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो वनस्पति है वो भी कैसी होगी, ज्यादा पाई जाती है। तो इनको क्या है, छायादार स्थान पसंद होते हैं। और कैसे होते हैं, नम स्थान, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, इस प्रकार के वहां पे इनको ये पाए जाते हैं, ठीक है। अभी कैसे होते हैं, देखो, ये रात्रिचर होते हैं, वह शाकाहारी जंतु हैं, मतलब रात में ही निकलते हैं ये, और रात में निकल करके क्या करते हैं, जो भी हमारे पौधे हैं उन पौधों की पत्तियों पर खाते हैं, उनको पत्तियों को खाते हैं। कभी कभी पुष्प जो है उनको भी खा लेते हैं। फलों पर भी इनका जो है अटैक देखा जाता है, लेकिन मेन तो क्या है, ये पत्तियों को खा करके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आर्द्र और छायादार स्थान, ठीक है। तो इसका अटैक जो होगा सबसे ज्यादा कौन से सीजन में देखने के लिए मिलता है, यह वर्षा ऋतु से सक्रिय होकर के पौधों को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। मतलब वर्षा ऋतु के अंदर क्या होता है कि नमी उस समय ज्यादा होती है, ठीक है। और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है प्लांट्स की, वो ज्यादा होने की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो, चलता कैसे है घोंगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार के लेग्स नहीं पाए जाते, यानी कि टांगे इसमें नहीं पाई जाती। तो ये जमीन पर रेंगता हुआ चलता है, ठीक है। घोंगा और स्लग जो है वो जमीन पे कैसे चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं। और देखो क्या होता है, इनका जो आधार यहाँ पे, इसका जो बिल्कुल बेस वाला हिस्सा है, यहाँ से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, ठीक है। मतलब क्या निकलता है, एक चिकनी परत जैसी है, चिकना पदार्थ निकलता है। उसके ऊपर से क्या होता है, ये गति करता हुआ चलता है, ठीक है। तो देखो, यह धीरे धीरे रेंगता है, वह आधार तल पर म्यूकस की एक पतली परत स्त्रावित करता रहता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जमीन पे, जमीन की रगड़ से खुद को बचाने के लिए क्या करता रहता है, ये एक म्यूकस, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चिकना पदार्थ जैसी जो संरचना है उसको स्त्रावित करता हुआ चलता है, ताकि इसका जो निचला हिस्सा है वो जमीन के संपर्क में आने पर कैसा ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, ठीक है। अब देखिए, घोंघे पौधे को विशेषकर शाक सब्जियों की पत्तियों एवं तनों को खा करके नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कि जो स्नेल्स होते हैं, इन घोंघों का सबसे ज्यादा अटैक जो देखा जाता है, किस पे देखा जाता है,
वेजिटेबल जो क्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर इनका सबसे ज़्यादा अटैक जो है हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, ये उनकी पत्तियों को भी खा जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है तने के ऊपर भी वो फीड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखो, विशाल अफ्रीकी घोंगा। आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि विशाल अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन स्नेल जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो होता है आपके पास में एकेटिना फुलिका। ठीक है, क्या होता है, एकेटिना फुलिका उसका साइंटिफिक नेम होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है। सब्जियों, बागवानी, पौधों, फलों, सजावटी सामान को एवं क्रिप्टोजन घोंघा मूंगफली, सेमफली, शहतूत, मिर्च इत्यादि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखो भाई, हमारे पास है मुख्य घोंघों की प्रजातियां हैं, जिसमें से एकेटिना फुली का है, जो तो क्या करेगा, हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, यानी सब्जियां हैं, यानी बागवानी जो है हमारे, यानी कि फ्रूट प्लांट्स है, उनके ऊपर भी क्या करते हैं, इनका अटैक देखा जाता है। ठीक इसी तरीके से एक होता है क्रिप्टोजोन घोंघा। क्रिप्टोजोन घोंघा जो होता है, इसका जो अटैक है ये हमारे हॉर्टिकल्चरल और फील्ड क्रॉप्स पे दोनों के ऊपर ही क्या देखा जाता है, इसका अटैक जो है वो देखा जाता है। ठीक है, कुछ घोंघे मनुष्य एवं दूसरे अन्य परभक्षियों जैसे मछलियों, पक्षियों इत्यादि द्वारा भी खाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि मानव जो है कुछ घोंघों को एक भोजन के रूप में भी क्या करता है, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ घोंघे जो होते हैं खाने लायक भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका बनावट कैसी होती है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से पहचाना जाएगा इसको। यदि शरीर अखंडित, असममित, एक कठोर कुंडलित कवच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलकेरियस शेल से पूरा अथवा थोड़ा सा ढका रहता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए, ये कैसा है, एक इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते, इसमें किसी भी तरीके की पैर नहीं पाए जाते, मतलब इसमें टांगे नहीं पाई जाती। इसका जो शरीर है कैसा है, ये असममित है, अगर आप किसी भी हिस्से को काटोगे तो ये दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, और इसके ऊपर आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो कैल्शियम का कवच है, इस कवच में क्या होता है, किसका मिलकर के बना होता है, कैल्शियम का मिलकर के बना होता है, और इसको क्या कहा जाता है, कैलकेरियस शेल कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, या तो क्या होगा, किसी किसी स्पीशीज में या किसी किसी प्रजाति में पूरा का पूरा जो शरीर है इस कवच के अंदर ही होता है, लेकिन किसी किसी प्रजाति में क्या होता है कि ये जो इसका शरीर है कवच के अंदर ना हो करके थोड़ा बाहर रहता है, और कुछ हिस्सा उसका कवच में होता है। आपके सामने जो फोटोग्राफ है ये किसकी है, ये है आपके पास में विशालकाय, या हम बोल दें विशाल अफ्रीकी घोंघा। ये किसका है, विशाल अफ्रीकन घोंगे का आपको चित्र यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके अंदर कैसा है, इसके ऊपर एक कैल्शियम का मोटा कवच है, और इस पे किसी भी प्रकार प्रकार की टांगे नहीं पाई जाती। और ये क्या करता है, जो हरी फल सब्जियां जो रहती है, फल सब्जियों वाले प्लांट जो रहते हैं उनकी पत्तियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दिखाई देता है। अब देखो, शरीर कैसा है इसका, अखंडित है, मतलब इसमें खंड नहीं पाए जाएंगे, असममित है, और कठोर कुंडलित कवच वाला जो है वो यहाँ पे इसका शरीर है। ठीक है, सिर पर दो जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं तो वह घोंघा है। देखो, अब इसका आप हेड देखोगे तो हेड पे क्या पाए जाएंगे, दो जोड़ी इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं। ये तो इसकी आंखें हैं, और नीचे की तरफ स्पर्शक पाए जाते हैं, जिनको छू करके क्या होता है ये पता लगाता है। ठीक है, वर्गीकरण हम देखते हैं तो देखो, संघ इसका कौन सा है, मोलस्का है। वर्ग कौन सा है, गैस्ट्रोपोडा है। गण कौन सा है, पल्मोनेटा है। और इसका वंश जो है वो कौन सा है, हेलिक्स है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की, जिसके अंदर आपको इसका संघ, वर्ग, गण और वंश, तो आपको चार चीजें तो आपको हमेशा याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखो लक्षण किस प्रकार से होंगे। इसका शरीर कोमल होगा, प्रगुही होगा, द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिस्तरीय होता है तथा अखंडी होता है। अब देखिए, ये जो आपके पास में जब भी इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे, यानी कि इसकी जो लक्षण पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारी की सारी चीजें लिखनी है। प्रगुही, ठीक है, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको किसी एक भाग से अगर काटते हो तो वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्विपार्श्व सममित कहलाती है। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय तो मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी जो जीव है उसकी जो बॉडी की संरचना है उसमें तीन, मतलब जो उसका भ्रूण जो होता है यानी एम्ब्रियो अवस्था में, उसमें तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो होती है एक्टोडर्म,
मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं 3 परतों से मिलकर के किसी भी जीव की आंतरिक संरचना एवं बाह्य संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इसमें 3 स्तरीय संरचना इसमें पाई जाती है। अखंडी होता है, मतलब इसमें खंड युक्त शरीर के भाग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो एक मेन चीज ये भी ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, शरीर एक कठोर आवरण से ढका होता है। भाई हमने अभी पहले ही बात की थी कि जो शरीर होता है वो कैसा ढका रहता है, कैल्शियम का एक हार्ड कवच जैसी संरचना है, इसके अंदर ढका रहता है। देखो, घोंगा का शरीर सिर, प्रावार, पाद तथा आंतरांग पुंज भागों में विभक्त होता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, जब भी आप घोंगे को देखोगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या नजर आएगा, उसका सिर जो है वो नजर आएगा। प्रावार, प्रावार का मतलब क्या होता है कि जो उसका कवच जो है उसको प्रावार कहा जाता है। पाद, भाई ये क्या होता है, अपने पास में जो इसके लेग्स हैं, हमने क्या कहा था, लेग्स तो इसमें पाए जाते हैं नहीं, तो ये क्या करता है, म्यूकस की एक पतली झिल्ली के ऊपर उसको स्त्रावित करता है और उसी के ऊपर क्या है, ये चलता है। आंतरांग पुंज, आंतरांग पुंज का मतलब है कि जो भी उसके इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि उसके शरीर के जितने भी संरचना है, मुख्य अंग हैं, वो इसमें अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं। जब भी आप किसी घोंगे को पास से देखोगे, बिल्कुल क्लोजली देखोगे, तो उसके सिर पर आपको 2 जोड़ी स्पर्शक मिलेंगे। स्पर्शक का मतलब क्या होता है कि उसको किसी भी चीज को टच करके ही पता चलता है कि वो क्या है, खाने लायक है या नहीं है। तो उसको जब वो स्पर्शक उस पर टच करेंगे तो ही क्या होंगे, उसको उसका पता चलेगा। ठीक है, जिनमें से पश्चावली लंबी जोड़ी के शीर्ष पर नेत्र होते हैं। देखो, यहाँ पे मैं आपको इसका डायग्राम एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये जो लंबे स्पर्शक हैं, ठीक है, इनके लास्ट वाला जो एंड है, यहाँ पे क्या है, इसकी आंखें हैं। आंखें दिखाई दे रही है इसकी, जो बिल्कुल इसका आखिरी किनारा है दोनों स्पर्शकों का, इसके किनारे पे क्या लगी हुई, दोनों पर आंखें लगी हुई। ठीक है, और 2 स्पर्शक आपको नीचे की तरफ भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो स्पर्शक है वो मेन मुख्य काम क्या है, कि जो भी उसकी सतह है उसको टच करके, यानी कि उसको छू करके पता लगाते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं है। ठीक है, स्पर्शकों का बस इतना सा ही काम है। के बाद देखो, रक्त संस्थान खुला तथा श्वसन क्रिया गिल या टिनेडिया द्वारा होती है। अब देखो, इसमें रक्त संचरण है, ये संस्थान नहीं है, रक्त संचरण। ठीक है, मतलब जो रक्त होता है वो कैसा होता है, खुला होता है, मतलब क्या नहीं पाया जाता। जिस प्रकार से हायर जो एनिमल्स है, यानी उच्च श्रेणी के जो जीव हैं, उनमें क्या पाया जाता है, रक्त किसमें बहता है, नलिकाओं में बहता है। ठीक है, लेकिन कीटो एवं मोलस्का के जो जीव होते हैं, इनके अंदर जो इसके बॉडी ऑर्गन होते हैं खून में डूबे हुए रहते हैं। यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, वो होता है इनका खुला प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, खुले प्रकार का होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया, देखो, ना ही कीटों में और ना ही घोंगे के अंदर क्या नहीं पाए जाते, मतलब जो गिल्स, सॉरी, लंग्स जो है, यानी फेफड़े जो है वो नहीं पाए जाते। तो सांस के लिए क्या होती है, कुछ खास संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी हो सकती है वो, या तो गिल्स हो सकते हैं, जो पानी में रहने वाले स्नेल्स हैं, उनमें तो किस प्रकार से श्वसन होगा, गिल्स, गिल्स को क्या कहा जाता है, गलफड़े। ठीक है, जो मछलियों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा टिनेडियम, देखो टिनेडियम क्या होता है कि जो बॉडी की सरफेस, यानी कि जो शरीर की सतह है, सतह से क्या करना, उसका श्वसन की प्रक्रिया होना। ठीक है, जिस प्रकार से जो बॉडी की सरफेस है, जैसे शरीर की सतह से जब वायु संपर्क में आती है तो उसी से क्या करते हैं, वो श्वसन की प्रक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, शरीर के चारों ओर एक मांसल प्रवार होता है जो कवच का स्त्राव करता है। ठीक है, यह उभयलिंगी होते हैं। के बाद हम देखते हैं स्लग। देखो, स्नेल और स्लग में क्या अंतर है, स्नेल के अंदर तो मैंने क्या बताया था कि एक अखंडित जीव है, जिसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम का कवर पाया जाता है, जिसके अंदर उसके आंतरिक जो अंग है वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन स्लग जो होता है, स्लग में क्या नहीं पाया जाता, उसका कैल्शियम का जो कवच है वो नहीं पाया जाता है। तो देखो, यह बाग बगीचों की नम मिट्टी, खेतों तथा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। स्लग पर मौसम का अधिक प्रभाव होता है। स्लग रात्रि या वर्षा के मौसम में ही बाहर निकलता है तथा बागवानी तथा खेतों की फसलों पर हानि पहुंचाता है। काली स्लग, जिसको बोलते हैं लेबिकॉलिस एल्टे, का प्रकोप मुख्यतः नीम की नर्सरी, पान की फसलों एवं सब्जियों पर होता है।
देखिए भैया, एक चीज तो आपको पता चल ही गई होगी कि स्नेल और स्लग है, यानी घोंघा और जो स्लग है, इनको जीवित रहने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी नमी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनका सबसे ज्यादा अटैक बारिश के सीजन में ही देखा जाता है। अगर बारिश नहीं है और सूखे की स्थिति है तो वहां पे ये नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बारिश के मौसम में कई प्रकार की फसलों पर नुकसान पहुंचाता है एवं उत्पाद पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसकी अन्य प्रजाति स्लेटी स्लग यानी एनाडेंस मक्का की फसल पर एवं भूरा स्लग लाइमैक्स कंद वाली सब्जी की फसलों पर, खेतों व उद्यानों में पौधों पर नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको तीन स्पीशीज, तीन प्रजातियां यहाँ दी हुई है, जिसका आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि किन किन पर इसका जो प्रकोप है वो देखा जाता है। आपसे एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि स्लग क्या होते हैं, स्लग का किस प्रकार से जो प्रकोप है वो विभिन्न फसलों पे देखा जाता है, एक्सप्लेन कीजिए या उस पर उसको क्या कीजिए, उसका पूरा हमको लिखना पड़ेगा कि तीन प्रमुख स्पीशीज हैं स्लग की और किन किन के ऊपर उसका अटैक आता है, वही हमको लिखना है, ठीक है। और कभी कभी आपको हो सकता है कि अंतर लिखवा सकता है वो स्नेल में और स्लग में, ठीक है, यानी घोंगे और स्लग के अंदर क्या लिखवा सकता है, अंतर भी लिखवा सकता है। मुख्य अंतर सिर्फ जो उसका कवच है वही है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उसके ऊपर कवच जो हमने पहले देखा था वो कवच यहाँ पे नहीं होता। जिन भी घोंघों में कवच नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है, स्लग कहा जाता है, ठीक है। देखो, पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, जंतु का शरीर लंबा, पीछे से पतला व नुकीला होता है, सिर पर दो स्पर्शक तथा काले नेत्र दिखाई देते हैं, और प्रावार संरचना है। तो यह क्या है, यह जो प्राणी है वो क्या कहलाता है, स्लग कहलाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कैसा है भैया, लंबा है और बेलनाकार है, इसका अंतिम सिरा जो कैसा है, सकरा है। सामने वाले सिरे के ऊपर क्या दिखाई देगा हमको, नेत्र दिखाई देंगे, ठीक है, और स्पर्शक दिखाई देंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं दिखाई देगा हमको, इसके ऊपर हमें जो इसका कवच जो था, जो घोंघे में पाया जाता था, वो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। यही जो है सबसे बड़ा मुख्य अंतर है किस किस के मध्य का, घोंघे और स्लग के मध्य, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो संघ इसका कौन सा है, मोलस्का है, वर्ग कौन सा है, गैस्ट्रोपोडा है, गण कौन सा है, पल्मोनेटा, और वंश कौन सा है इसका, लाइमेक्स। तो ये आपको क्या है, एक बेसिक जो चीज है स्लग के बारे में वो ध्यान में रखनी है। अब इसका हम लक्षण देखते हैं, लक्षण किस प्रकार के होते हैं। स्लग का शरीर लंबा, कवचहीन तथा पीछे की ओर से पतला व नुकीला होता है, जैसा कि हमने देखा था। इसका शरीर व सिर पाद प्रवार तथा आंतरांग कुबड़ में बटा हुआ होता है। सिर पर दो जोड़ी अंकुचनशील स्पर्शक होते हैं, जिनमें पश्च जोड़ी के शीर्ष पर काले नेत्र उपस्थित होते हैं। देखो, अकंचनशील का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या हो सकता है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, अंकुचन कर सकते हैं, मतलब ये सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं, ठीक है। जिसपे पश्च जो जोड़ी होती है उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, नेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद देखो, ये उभयलिंगी होते हैं, रात्रिचर, स्थलीय एवं शाकाहारी होते हैं। मतलब ये रात्रि में ही निकलते हैं, उभयलिंगी होते हैं, स्थल पर रहने वाले होते हैं, और सिर्फ शाकाहारी होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये हमेशा पौधों के ऊपर ही क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। स्लग के अधरतल पर एक चौड़ा चपटा व तलवे के समान पाद होता है। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से जो स्नेल है यानी घोंगा है, उसमें भी क्या नहीं पाई जाती, टांगे नहीं पाई जाती, ठीक इसी प्रकार से जो स्लग है उसमें भी क्या नहीं पाई जाती, टांगे नहीं पाई जाती, ठीक है। के अलावा देखते हैं मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु देखो क्या है, सूत्रकृमि, सूक्ष्मकृमि। देखो, हम बात करते हैं, अभी हम पूरे चैप्टर का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज के अंदर हम देखो क्या देखेंगे, सूत्रकृमि जो होते हैं, जो हमने कल पढ़े थे निमेटोड, वो कैसे होते हैं, कृमि के समान सदृश्य त्रिस्तरीय संरचना वाले होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, बहुकोशिकीय, खंडहीन, कूटगुहिक, अकशेरुकी, परजीवी एवं स्वतंत्र परजीवी के रूप में होते हैं। तो भैया ये हमारा जो पहला पॉइंट है, ये किसकी परिभाषा है, ये परिभाषा है आपके पास में निमेटोड की। ये किसकी परिभाषा है, निमेटोड की परिभाषा है। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए निमेटोड क्या होता है, तो आपको ये परिभाषा जो है वो लिख करके बतानी है, ठीक है। जिसमें क्या बताना है, ये धागे के समान क्रमिक सदृश त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित खंडहीन बहुकोशिकीय जीव है, इसको हम क्या कहते हैं, निमेटोड कहते हैं। अब देखो, सूत्रकृमि विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे क्रिस्टोस्टोमा, क्रोमेडेरा, डियोंटोसोमा आदि खारे जल वाले, ठीक है। भैया इसके बारे में हमने ये जो डिटेल थी पिछली क्लास में भी पढ़ी थी निमेटोड के बारे में, ठीक है।
और हमने ये भी पढ़ लिया था कि मानव में कौन कौन से निमेटोड पाए जाते हैं और पादपों में किस किस प्रकार के निमेटोड पाए जाते हैं और जैविक नियंत्रण में काम में लिए जाने वाले निमेटोड कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने कुछ निमेटोड की मुख्य मुख्य प्रजातियां भी पढ़ी थी, जिसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ। जो अभी हाल ही के अंदर SKNAU का जो टीए का एग्जाम हुआ था, ठीक है, अभी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से इनकरेक्ट कौन सा है, असंगत कौन सा है। तो इसमें स्टंट जो सूत्रकृमि था उसका नाम जो गलत दिया हुआ था वो क्या था, उसका सही आंसर था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके यहाँ पे नाम लिखे हुए दे रहे हैं इन्हीं में से आपको एक ना एक जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अभी ये जो एग्जाम है अभी लगा था भैया, SKNU का जो टीए है, टेक्निकल असिस्टेंट है, और फार्म मैनेजर का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक है, तो आपको सारे के सारे साइंटिफिक नेम जो है ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जिसमें स्पाइरल निमेटोड हेलिकोटेलिंगोलस स्पीशीज, लांस सूत्रकृमि जो है हैप्लोलेमस प्रजाति है, पिन सूत्रकृमि पैराटिलिंकस प्रजाति है, रिंग सूत्रकृमि का क्या होता है, हेमिक्रिकेनेमोटेडिस, शीत सूत्रकृमि क्या होता है, हेमिसाइक्लोफोरा, सुई सूत्रकृमि लोंगिडोरस या पैरालोंजिडोरस, टागर का क्या होता है, जिफिनिमा प्रजातियां, और स्टबी जड़ सूत्रकृमि जो होता है वो होता है ट्राइकोडोरस स्पीशीज। तो ये हमारे पास में निमेटोड्स की कुछ मुख्य स्पीशीज हैं, ये आपको, ठीक है, ये निमेटोड्स की कुछ मुख्य स्पीशीज है। एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। कल के एग्जाम जो अभी हाल ही में लगा था SKNUT है उसके अंदर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो देखिए, इसके बाद देखो हम देखते हैं सूत्रकृमि के द्वारा फसलों में लगभग 12.5 से 13%, ठीक है, यानी 12.3% की हानि देखी जाती है, 12 से 15% भी हो सकता है। उसके बाद देखो सूत्रकृमियों को संघ निमेटोड में रखा जाता है, जिन्हें सेसरेंशिया और एडिनोफोरा वर्गों में बांटा जाता है। इन दोनों वर्गों में पादप परजीवी सूत्रकृमि आते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल इन जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उस क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सेसरेंशिया और एडिनोफोरा है। ये सेसरेंशिया और एडिनोफोरा ही जो क्या है, जिसमें जितने भी आते हैं प्लांट निमेटोड आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए धान में पुटी रोग। ठीक है, धान में पुटी रोग की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के कोहेन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1874 में। ये क्या है हमारे पास में, ये हिस्ट्री के कुछ पॉइंट है जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके बाद देखो धान का पुटी रोग जो है, जिसके कारण राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में फसल पर क्रमशः 55, 45 और 70% तक की हानि पहुंचती है। इसमें देखो धान की पुटी रोग यह है हेटेरोडेरा एविनी। ठीक है, ये हेटेरोडेरा एविनी की वजह से फैलता है। रोग में जो खेत के अंदर जो इसके जो रोगी पादप होते हैं वो कैसे नजर आते हैं आपको, फैले हुए, मतलब बिखरे हुए नजर आएंगे, कभी भी एक साथ इसका अटैक नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखो, और जड़ें जैसी ये पतली पड़ जाती है, गुच्छेदार हो जाती है, इन पर छोटी छोटी गोलाकार पुटी नुमा गांठें दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट। ये जो पुटी बार बार आपके पास में शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है सिस्ट। ठीक है, सिस्ट होता है, इसमें रोगजनक विपरीत परिस्थितियों में जीवित बना रहता है। ये जो सिस्ट है ये क्या होता है भाई, एक कठोर संरचना है। ठीक है, ये सिस्ट क्या होता है, कठोर संरचना है। इस संरचना में क्या होते हैं, जब मौसमी जो हालात रहते हैं अगर कैसा है, अनुकूल नहीं है, तो उस अवस्था में जो ये सिस्ट है यानी कि एक कठोर संरचना है, इसके अंदर क्या होंगे, निमेटोड के जो क्या होंगे भैया, जुवेनाइल होंगे, यानी कि हम बात करें जिसको हम क्या, हमने कल क्या कहा था, डिंभक जिसको कहा था। ठीक है, या हम इसको लार्वा भी कह सकते हैं। वो क्या होते हैं, इसके अंदर जिंदा बने रहते हैं, भले ही जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन खराब हो उसके बावजूद भी क्या रहते हैं, उसके जो लार्वा है वो जिंदा बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग को सर्वप्रथम किसने खोजा था, बर्कले द्वारा 1855 में खोजा गया था। भारत में सूत्रकृमि की खोज किसने की थी, बार्बर ने की थी। कब की थी, 1901 में, और चाय के बागानों में की थी। भारत में कौन सी स्पीशीज मिलती है भैया, रूट नोट निमेटोड की मिलेडोगाइन स्पीशीज। और मिलेडोगाइन जो स्पीशीज है निमेटोड की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके परीक्षा में भी प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाता है किस प्रकार का निमेटोड है, तो ये बहुभक्षी निमेटोड है। ठीक है, इसका जो अटैक है सभी प्रकार की फसलों में देखा जाता है। और भारत में इसकी लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है,
12 प्रजातियां जो हैं भारत में पाई जाती है। मुख्य रूप से भारत में कौन कौन सी स्पीशीज है इसकी? मिलेडोगाइन इनकोग्नेटा और मिलेडोगाइन जाविनिका, ये दो स्पीशीज का भारत में सबसे ज्यादा जो है प्रकोप देखा जाता है। ठीक है, तो ये निमेटोड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए के बाद जो है गेहूं का सेहू रोग, भैया सेहू रोग मैंने आपको बताया था ईयर कोकल डिजीज है ये। ठीक है, एक तो था हमारे ईयर कोकल डिजीज और एक था टुंडू डिजीज, है ना। मतलब एक तो था गेहूं का सेहू रोग और एक था टुंडू रोग। तो गेहूं का सेहू जो रोग होता है यानी ईयर कोकल जो होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ निमेटोड की वजह से होता है। अगर निमेटोड के साथ में बैक्टीरिया भी आ जाता है तो वो रोग कौन सा कहलाता है? टुंडू रोग कहलाता है। ठीक है, गेहूं के सेहू रोग की खोज सबसे पहले निधम ने की थी कब? 1743 में इंग्लैंड में की गई थी। और निमेटोड का नाम क्या था? एंगोना टेट्रिसाई द्वारा। ठीक है, और इसके साथ में अगर कौन है, राइथोबैक्टर टेट्रिसाई नामक बैक्टीरिया भी अगर आ जाता है, तब इससे कौन सी डिजीज हो जाती है? इससे जो डिजीज होती है वो होती है फिर पित्त बाली विगलन, यानी कि इसको कहा जाता है टुंडू रोग। ठीक है, और इस टुंडू रोग को सर्वप्रथम किसने खोजा था? हचिंसन ने खोजा था। कहाँ से? 1917 में पंजाब प्रांत से इसको खोजा गया था। ठीक है, तो ये भैया कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है किससे रिलेटेड? सूत्रकृमि से रिलेटेड यानी निमेटोड से रिलेटेड। इसके बाद देखो घोंगा और स्लग हमने आज ही पढ़ा है, तो ये तो सभी आपको पता होगा ही। इसके बारे में मुख्य पॉइंट जो है इनको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही उसके मेन मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमारी जो चैप्टर है जिसके अंदर हमारे क्या थे? सूत्रकृमि, घोंगे और स्नेल। ठीक है, इन तीनों को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर लिया है। इनके अंदर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।